Welcome dear students. In this video, we are doing the workshop for Unbeatable Supermom Mary Kom. Choose the correct alternatives. What kind of text is it? जो मेरी कॉम का लेसन है वो किस तरीके का लेसन है? स्टोरी, स्पीच, इंटरव्यू या ऐसे? उसमें मेरी कॉम का इंटरव्यू लिया जा रहा है तो वो एक इंटरव्यू है। Which state does मेरी कॉम belong to? इंडिया की कौन से स्टेट से मेरी कॉम है? महाराष्ट्र, तमिलनाडु, केरला या मणिपुर? मेरी कॉम मणिपुर से है। Who inspired Mary Kom and other youngsters in Manipur to choose boxing as a career? तो मैरी कॉम और जो दूसरे नौजवान थे मणिपुर के, उन्हें किसने मुतासिर किया बॉक्सिंग को एज अ करियर लेने के लिए? किसे देखकर उन्हें दिल किया कि हमें भी बॉक्सिंग को करियर की तरह चूज करना चाहिए? डिंको सिंह, चार्ल्स एटकिंसन, मांगते टोनपा कॉम या एडम्स? तो जवाब है डिंको सिंह। What did Mary Kom prefer being called? मेरी कॉम को क्या कहलाना पसंद है? सुपर मॉम, सुपर बॉक्सर, सुपर वुमन या सुपर बीइंग? जवाब है सुपर मॉम। Go through the text again and find out the name of cities and their importance in Mary Kom's life. तो आप लेसन फिर से पढ़िए और उसमें शहरों के नाम ढूंढिए और मेरी कॉम की ज़िंदगी में उनकी क्या अहमियत है इसका आपको पता लगाना है। एक एग्जाम्पल आपको दिया गया है तो आपको एग्जाम्पल क्या दिया है? कांगथे, मणिपुर, इंडिया। और ये इसका इम्पोर्टेंस क्या है, अहमियत क्या है इसकी? इट इज़ मेरी कॉम्स बर्थ प्लेस, जहाँ पर मेरी कॉम पैदा हुई थी। तो दूसरे कौन से शहर हैं? बैंकॉक, थाईलैंड। बैंकॉक जो शहर थाईलैंड में है, तो वहाँ क्या हुआ था? डिंको सिंह, वो वहाँ पर उन्होंने जो है सोने का मेडल जीता था 1998 के एशियन गेम्स में। तीसरा शहर कौन सा है? स्क्रैंटन, पेंसिल्वेनिया, यूएसए। यहाँ क्या हुआ था? यहाँ पे मेरी कॉम वन सिल्वर मेडल इन AIBA वुमेन्स वर्ल्ड चैंपियनशिप्स 2001। और चौथा शहर है पुणे, महाराष्ट्र, इंडिया में। यहाँ क्या हुआ था? वेयर मेरी कॉम ट्रेन फॉर ओलंपिक्स। तो जब ओलंपिक्स की तैयारी करनी थी तो मेरी कॉम पुणे गई थी ट्रेनिंग लेने के लिए। You will find some short forms in the text. Go to library or search the internet to find their full forms. Discuss with your partner. One is given for you. लेसन में कुछ शॉर्ट फॉर्म्स दिए गए हैं, उनका फुल फॉर्म क्या है ये ढूंढिए और ऐसे और शॉर्ट फॉर्म्स और उनके मतलब ढूंढिए। लाइब्रेरी में जाकर या इंटरनेट पर आप ढूंढ सकते हैं। तो पहला यहाँ पर जो एग्जाम्पल है वो क्या है? OGQ, ओलंपिक गोल्ड क्वेस्ट। तो ये एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जो ओलंपिक के गेम्स में हिस्सा लेने वाले खिलाड़ियों की मदद करती है ताकि हमारे खिलाड़ी जो है गोल्ड मेडल हासिल कर सकें। BBC, ब्रिटिश ब्रॉडकास्टिंग कॉरपोरेशन, ये UK की, ब्रिटेन की बहुत ही मशहूर न्यूज़ एजेंसी है। इसी तरह CNN है, केबल न्यूज़ नेटवर्क, जो अमेरिका की एजेंसी है। एम्स, AIIMS, ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेस, ये जो है हमारे इंडिया की सबसे फेमस मेडिकल इंस्टीट्यूट्स में से एक है जिसके अंदर बहुत सारे मेडिकल कॉलेजेस आते हैं। और ये इनके पास सिर्फ हॉस्पिटल नहीं है बल्कि कॉलेजेस हैं और रिसर्च सेंटर्स भी हैं। ACCA, एसोसिएशन ऑफ चार्टर्ड सर्टिफाइड अकाउंटेंट्स। तो जब कोई CA का एग्ज़ाम पास कर लेता है तब वो इस ऑर्गेनाइजेशन का हिस्सा बन जाता है, ACCA का। FBI, फेडरल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन। तो जिस तरह इंडिया में CBI होती है जो गवर्नमेंट की एक एजेंसी है जो जुर्म और कई अहम जो मामलात होते हैं उनकी तहकीकात करती है। राइट द फैक्ट फाइल ऑफ मेरी कॉम इन योर नोटबुक। फैक्ट फाइल यानी किसी इंसान की या किसी सब्जेक्ट के ऊपर उसके बारे में फैक्ट्स लिखना, यानी जो हकीकी उसके बारे में जानकारी है उसे लिखना। फुल नेम, मेरी कॉम का पूरा नाम क्या है? मेरी मांगते कॉम। नेटिव ऑफ, वो कहाँ से बिलोंग करती हैं, कहाँ पैदा हुई थी, कहाँ उनका बचपन गुजरा था? कांगथे, मणिपुर। अर्ली लाइफ एंड इंटरेस्ट, तो उनके बचपन की ज़िंदगी के बारे में और उनके क्या शौक़ थे। हर अर्ली लाइफ वॉज स्पेंट
in helping her parents with farm related chores, going to school and learning athletics. तो बचपन में वो अपने माँ बाप को जो है खेती के काम में मदद करती थी, स्कूल जाती थी और एथलेटिक्स में हिस्सा लेती थी. और शी हैड इंटरेस्ट इन बोथ एथलेटिक्स एंड बॉक्सिंग. तो उन्हें एथलेटिक्स और बॉक्सिंग दोनों में ही दिलचस्पी थी. स्पेशल स्पोर्ट टेकन अप. तो उन्होंने कौन से स्पोर्ट को चुना और उस पर ख़ास ट्रेनिंग की? बॉक्सिंग. इंस्पायर्ड बाय. तो किससे मुतासिर हुई थी वो? डिंको सिंह, अ फेलो मणिपुरी हु वन गोल्ड मेडल एट द 1998 बैंकॉक एशियन गेम्स. कोच. उनके कोच का नाम क्या था? चार्ल्स एटकिंसन. अर्ली अचीवमेंट्स. जब उनका करियर शुरू हुआ था तब उन्होंने किस तरीके की कामयाबी हासिल की थी? In the year 2000, she started her career with victory in the Manipur State Women's Boxing Championship. तो उनकी शुरुआत ऐसे हुई थी कि साल 2000 में उन्होंने मणिपुर स्टेट वुमेंस बॉक्सिंग चैम्पियनशिप इसमें जीत हासिल की थी. एंड द रीजनल चैम्पियनशिप इन वेस्ट बंगाल. और वेस्ट बंगाल के रीजनल चैम्पियनशिप में भी उन्होंने जीत हासिल की थी. In the year 2001, she made her international debut at the first AIBA Women's World Boxing Championship in the United States, winning a silver medal in the 48 kg weight category. और साल 2001 में उन्होंने इंटरनेशनल डेब्यू किया था. डेब्यू का मतलब होता है पहली बार किसी चीज़ में हिस्सा लेना. तो उन्होंने जो इंटरनेशनल कंपटीशन है वो AIBA Women's World Boxing Championship जिसे कहते हैं, जो यूनाइटेड स्टेट्स में हुआ था, अमेरिका में हुआ था, उसमें उन्होंने सिल्वर मेडल जीता था. इंटरनेशनल अचीवमेंट्स. तो इंटरनेशनल अचीवमेंट्स उन्होंने क्या हासिल की हैं? शी इज़ अ 5 times वर्ल्ड बॉक्सिंग चैम्पियनशिप. वर्ल्ड बॉक्सिंग चैम्पियनशिप उन्होंने 5 बार जीती है. द ओनली बॉक्सर टू विन अ मेडल इन एवरी वन ऑफ द 6 वर्ल्ड चैम्पियनशिप्स. तो उन्होंने हर एक वर्ल्ड चैम्पियनशिप्स में हिस्सा भी लिया और उसमें उन्होंने मेडल भी जीता. वन ब्रॉन्ज मेडल एट द 2012 ओलंपिक्स इन द 51 kg फ्लाई वेट कैटेगरी ऑफ बॉक्सिंग. और जो 2012 में ओलंपिक्स हुए थे उसमें उन्होंने ब्रॉन्ज मेडल हासिल किया था 51 kg कैटेगरी में. हर पैशन. उनका जुनून क्या है? वो तहे दिल से क्या चाहती हैं? टू हेल्प इंडिया बिकम अ स्ट्रॉन्ग कंट्री इन विमेंस बॉक्सिंग. की वो चाहती हैं कि इंडिया में जो हैं औरतें जो हैं वो बॉक्सिंग में हिस्सा लें और इंडिया जो है एक स्ट्रॉन्ग कंट्री कहलाए विमेन बॉक्सिंग की दुनिया में. Glance through the text and find the special qualities of Mary Kom. Complete the web by putting different qualities of Mary Kom in the boxes. तो मेरी कॉम की जो है काफ़ी खासियत है हमारे लेसन में दी गई हैं. तो वो कौन सी खासियत है? हम्बल यानी आजिज़ी, यानी बड़ी बड़ी कामयाबी हासिल करने पर भी वो कभी घमंड नहीं करती थी. हार्ड वर्किंग यानी वो बहुत मेहनत करती थी, कभी भी मेहनत से जी नहीं चुराती थी. इंटेलिजेंट अक्लमंद, हर चीज़ को सोच समझ कर करती थी. और इंस्पिरेशनल यानी मुतासिर कुन. आज बहुत सारी लड़कियां हैं जो बॉक्सिंग की दुनिया में हैं क्योंकि उन्होंने मेरी कॉम से इंस्पिरेशन ली थी. कॉन्फिडेंट पुरअतमाद, खुद पर उन्हें पूरा यकीन है. एंड डिटर्मिन्ड पुरज़म, जो इंसान ये ठान लेता है कि मुझे ये करना है तो बस करना है. तो इस तरीके का जो है मेरी कॉम में जज्बा है. सुपर मॉम रिफर्स टू एन एक्सीलेंट मदर. सुपर मॉम से मुराद एक बेहतरीन माँ है. गिव 3 reasons वाई सुपर हैज़ बीन एडेड टू द वर्ड मॉम एज इन द टाइटल. तो हमारा जो टाइटल है हमारे लेसन का उसमें मॉम के आगे सुपर क्यों लगाया गया है, इसके कुछ रीजंस यहाँ पर बयान कीजिए. इवन दो मेरी कॉम इज़ अ 5 times वर्ल्ड बॉक्सिंग चैम्पियन, a bronze medalist in Olympics for India and the country's most successful women boxer, she still feels being a mom is the best thing that happened to her. तो मेरी कॉम ने इतनी सारी कामयाबी हासिल की है, 5 बार वर्ल्ड बॉक्सिंग चैम्पियन रही हैं, ओलंपिक्स में उन्होंने ब्रॉन्ज मेडल जीता है और कंट्री की सबसे सक्सेसफुल वुमेन बॉक्सर हैं, लेकिन उन्हें जो है मॉम कहलाना सबसे ज़्यादा पसंद है.
मेरी कॉम्स लव एंड डेडिकेशन फॉर हर चिल्ड्रन मेक्स हर अ सुपर मॉम। तो मेरी कॉम का जो अपने बच्चों के लिए लगाव है, प्यार है, इससे जो है मेरी कॉम सुपर मॉम साबित होती हैं। She loves to cook and do the household jobs for her children even after training so hard for her boxing championships। तो अपने बॉक्सिंग चैम्पियनशिप के लिए इतनी ट्रेनिंग उन्हें करनी पड़ती है, इतनी मेहनत करनी पड़ती है, लेकिन इसके बावजूद वो अपने बच्चों के लिए खाना पकाना पसंद करती हैं और घर का काम करना पसंद करती हैं। मेरी कॉम वॉन्ट्स हर चिल्ड्रन टू फॉलो देयर ओन ड्रीम्स। मेरी कॉम चाहती हैं कि उनके बच्चे अपने खुद के ख्वाब जो हैं उन्हें फॉलो करें। She just loves being a mom and would rather be called as super mom than super boxer। और उन्हें जो है माँ बनना या माँ कहलाना ज़्यादा पसंद है, माँ का रोल उन्हें निभाना ज़्यादा पसंद है इसके बजाय कि वो सुपर बॉक्सर कहलाएं, इसलिए वो सुपर मॉम कहलाना ज़्यादा पसंद करती हैं। आंसर इन योर ओन वर्ड्स। What makes the writer call Mary Kom a legend? हमारे राइटर मेरी कॉम को लेजेंड क्यों कहते हैं? लेजेंड कौन होता है? जो जिस चीज़ में होता है इंसान, उस चीज़ का जब वो माहिर होता है तो उसे लेजेंड कहा जाता है। जैसे सचिन तेंदुलकर को क्रिकेट का लेजेंड कहा जाता है। आंसर, द राइटर कॉल्स मेरी कॉम अ लेजेंड ड्यू टू सेवरल रीजन्स। तो बहुत सारे रीजन्स हैं, वजूहात हैं जिनकी वजह से राइटर उन्हें लेजेंड कहते हैं। The writer feels Mary Kom is a legend due to her incredible qualities and an idol for all the sportswomen to look up to। तो जो राइटर हैं उन्हें लगता है कि जो मेरी कॉम है उनकी जो क्वालिटीज़ हैं वो बिल्कुल नाकाबिले यकीन हैं, अमेजिंग क्वालिटीज़ हैं उनकी, और जो स्पोर्ट्स वुमेन हैं, जो खिलाड़ी हैं स्पोर्ट्स की दुनिया में, जो औरतें हैं, वो उन्हें एक मिसाल की तरह देखती हैं। Another reason being her humbleness, especially when she apologized to the entire nation for not being able to win the gold medal at the AIBA Women's World Boxing Championship in the United States। तो दूसरी वजह ये है कि जब US में, अमेरिका में जो कंपटीशन हुआ था वुमेंस वर्ल्ड बॉक्सिंग चैम्पियनशिप का, तब वहाँ पर उन्होंने गोल्ड मेडल नहीं जीता था। तब उन्होंने सबसे माफ़ी मांगी थी, और ऐसा उन्होंने कब किया? दिस इज़ इवन आफ्टर शी वन अ सिल्वर मेडल विच वॉज द बेस्ट एवर अचीवमेंट बाय अ वुमेंस बॉक्सर इन इंडिया। तो इसके बावजूद कि किसी ने सिल्वर मेडल भी इंडिया में तब तक हासिल नहीं किया था, और फिर भी उन्हें इतना बुरा लगा था और उन्होंने सबसे इस चीज़ की माफ़ी मांगी थी। What prime quality did Mary Kom display during her first attempt in Olympic Games? What was her bad luck? ओलंपिक गेम्स में अपनी पहली कोशिश के दौरान मेरी कॉम ने कौन से आला मयार का मुजाहरा किया, कौन सी खास खूबियाँ हमें दिखाई दी, और उनकी बदकिस्मती क्या थी? मेरी कॉम displayed extreme confidence in her abilities after becoming the first Indian woman boxer to qualify for the 51 kg flyweight category in boxing in the Olympics। मेरी कॉम ने ओलंपिक्स बॉक्सिंग में 51 किलो फ्लाईवेट कैटेगरी में चुने जाने वाली पहली खातून बॉक्सर बनने के बाद अपनी सलाहियत पर अपने इंतहाई एतमाद का मुजाहरा किया। उन्हें खुद पर जो है बहुत भरोसा था। शी हैड टू फेस मल्टीपल बैड लक। उन्हें कई बदकिस्मती का सामना करना पड़ा। फर्स्ट, आफ्टर हर कोच चार्ल्स एटकिंसन वॉज नॉट अलाउड to accompany her to the Olympics। पहले जब उनके कोच चार्ल्स एटकिंसन को ओलंपिक्स में उनके साथ जाने की इजाज़त नहीं दी गई। The second was when she lost in the semi-finals due to dodgy decisions by the judges। और दूसरी बार जब वो अपने सेमीफाइनल में जजों के गलत फैसले की वजह से हार गईं। What does Mary Kom suggest for India to win more Olympic gold medals? मेरी कॉम हिंदुस्तान को मज़ीद सोने के मेडल्स जीतने के लिए क्या मशवरा देती हैं? In order for India to win more Olympic gold medals, Mary Kom suggests that more corporates should come in and sponsor players so that the players don't have any financial pressure and can just focus on their games। हिंदुस्तान को ज़्यादा से ज़्यादा ओलंपिक्स
के मेडल्स जीतने के लिए मैरी कॉम का मशवरा ये है कि मज़ीद कॉरपोरेट्स जो तिजारती इदारे होते हैं, जो बड़े बड़े बिजनेसेस होते हैं जैसे जियो, रिलायंस, टाटा वगैरह, ये आगे आए और खिलाड़ियों को स्पॉन्सर करें ताकि खिलाड़ियों पर कोई माली दबाव ना पड़े और वो सिर्फ अपने खेल पर ध्यान दें। स्पॉन्सर का मतलब होता है कि उनके खेल की ट्रेनिंग से लेकर जो उनका खेल में जब वो हिस्सा लेने जाते हैं, उनकी जो टिकट्स का खर्चा, उनकी देखभाल का खर्चा, जो भी खर्चा होता है उसकी जो जिम्मेदारी है वो स्पॉन्सर उठाता है। Fill in the flow chart after rearranging the facts below in their proper order as per the text. यहाँ पर हमें एक फ्लो चार्ट दिया गया है और कुछ फैक्ट्स दिए गए हैं, यानी कुछ हकाइक दिए गए हैं जिन्हें हमें सही ऑर्डर में पेश करना है। तो आपके टेक्स्ट बुक में जिस ऑर्डर में ये वाक़यात पेश आते हैं उस हिसाब से हमें यहाँ पर इस फ्लो चार्ट में उन्हें डालना है। तो अब हम यहाँ पर सही ऑर्डर में ये जो है फ्लो चार्ट को कंप्लीट करते हैं। तो पहला जो स्टेप था वो ये था कि मैरी कॉम डिसाइडेड टू टेक अप बॉक्सिंग, कि उन्होंने बॉक्सिंग को एज अ करियर चूज़ किया, ये इनका पहला स्टेप था। दूसरा था मैरी कॉम वन द मणिपुर स्टेट्स विमेंस बॉक्सिंग चैम्पियनशिप, जो मणिपुर स्टेट की बॉक्सिंग चैम्पियनशिप थी वो उन्होंने जीती थी। तीसरा स्टेप ये आता है कि मैरी कॉम मेड हर फर्स्ट अपीयरेंस एट इंटरनेशनल लेवल, फिर इस जीत के बाद में उन्होंने इंटरनेशनल लेवल पर हिस्सा लिया था। और चौथा ये था कि शी स्पार्ड विद मेल बॉक्सर्स इन पुणे, ओलंपिक्स में जाने से पहले तैयारी के लिए उन्होंने पुणे में मेल बॉक्सर्स के साथ प्रैक्टिस की थी। और फिर लास्ट में शी वन अ ब्रॉन्ज मेडल इन 2012 ओलंपिक्स, कि उन्होंने 2012 में ओलंपिक्स में एक ब्रॉन्ज मेडल जीता था। Make sentences of your own using the following words. तो हमारे लेसन में काफ़ी इंटरेस्टिंग वर्ड्स हैं, उन्हें यूज़ करके हमें सेंटेंसेस बनाने हैं, जुमले बनाने हैं। तो पहला जो वर्ड है वो है डेब्यू। यहाँ पर आप नोट कीजिए कि टी की आवाज़ जो है वो नहीं आती है, हम सिर्फ डेब्यू कहते हैं। तो इसमें जो मीनिंग है वो क्या दिया गया है हमें, फर्स्ट पब्लिक अपीयरेंस और परफॉर्मेंस, कि पब्लिक के सामने जो आपका पहला परफॉर्मेंस है उसे डेब्यू कहते हैं। किसी भी तरीके का परफॉर्मेंस हो सकता है, एक्टिंग का, स्पोर्ट्स का, और ज़रूरी नहीं कि ये कोई पब्लिक परफॉर्मेंस हो। जैसे किसी करियर की शुरुआत हो, किसी भी चीज़ की जो पहली शुरुआत होती है उसे डेब्यू कहा जाता है। तो पहला हमारा सेंटेंस है, सचिन तेंदुलकर मेड हिज डेब्यू इन इंटरनेशनल क्रिकेट एट द एज ऑफ 16, कि सचिन तेंदुलकर ने इंटरनेशनल क्रिकेट में अपना डेब्यू, उनका जो पहला परफॉर्मेंस था वो कब था, 16 साल की उम्र में उन्होंने इंटरनेशनल क्रिकेट में परफॉर्मेंस दिया था, डेब्यू किया था। सेकंड, आई वॉज नर्वस अबाउट माई डेब्यू परफॉर्मेंस ऑन स्टेज, कि स्टेज पर जब मेरा पहला परफॉर्मेंस था तब मेरी जो हालत थी वो नर्वस थी, यानी घबराई हुई थी। सेकेंड वर्ड है इलेशन। इलेशन का मतलब है ग्रेट जॉय, यानी बहुत ज़्यादा खुशी। माई पेरेंट्स फेल्ट अ सेंस ऑफ इलेशन व्हेन आई वन बेस्ट स्टूडेंट अवार्ड, तो जब मुझे बेस्ट स्टूडेंट अवार्ड से नवाजा गया तो मेरे जो वालिदैन हैं उन्हें बहुत ज़्यादा खुशी महसूस हुई। विनिंग द गोल्ड मेडल फिल्ड मैरी कॉम विद इलेशन, कि जब मैरी कॉम को गोल्ड मेडल मिला तब उन्हें बहुत ज़्यादा खुशी महसूस हुई। स्पॉन्सर, ऑर्गेनाइजेशन दैट पेज और एड्स स्पोर्ट्समैन और अ स्पोर्ट इवेंट, कि ऐसी ऑर्गेनाइजेशन जो खिलाड़ियों को किसी न किसी तरीके से पैसों से मदद करती है। एड करना यानी हेल्प करना, पे करना यानी उन्हें पैसे एज अ सैलरी या एज अ अलाउंस उनके इस्तेमाल के लिए देना, या किसी स्पोर्ट इवेंट के लिए जैसे किसी स्पोर्ट कंपटीशन को ऑर्गेनाइज करना। फर्स्ट, पूमा, अ वेरी फेमस स्पोर्ट्स ब्रांड इज़ नाउ स्पॉन्सर ऑफ मैरी कॉम, तो पूमा जो है वो एक जूते बनाने की कंपनी है और भी दूसरे स्पोर्ट्स की चीज़ें वो बनाते हैं। तो अब उन्होंने जो है मैरी कॉम को स्पॉन्सर किया है। तो आपने देखा होगा कि मैरी कॉम जो है पूमा के शूज़ के एड्स करती हैं, टीवी पर करती हैं, न्यूज़पेपर वगैरह में, तो उससे जो है उन्हें पैसे मिलते हैं।
दूसरा सेंटेंस, मोस्ट प्लेयर्स नीड अ स्पॉन्सर इफ़ दे वांट टू ट्रेन फॉर इंटरनेशनल चैम्पियनशिप्स, कि अगर खिलाड़ियों को इंटरनेशनल कॉम्पिटिशन्स में हिस्सा लेना है, चैम्पियनशिप्स में हिस्सा लेना है, तो उन्हें स्पॉन्सर की ज़रूरत पड़ेगी क्योंकि उसमें बहुत पैसे लगते हैं। चौथा वर्ड है रीइंफोर्स्ड, जिसका मतलब है स्ट्रेंथेंड, यानी और मजबूत करना, जैसे यकीन और मजबूत हो जाना। माई बिलीफ इन ह्यूमैनिटी वॉज रीइंफोर्स्ड when everyone donated generously to help the flood victims, कि इंसानियत के लिए मेरा यकीन उस वक्त मजबूत हुआ जब सैलाब मुतासर लोगों की मदद के लिए लोगों ने, हर एक ने दिल खोलकर चंदा दिया। सेकेंड, द एंटायर टीम्स कॉन्फिडेंस वॉज रीइंफोर्स्ड when they finally made it to the semi-finals, कि पूरी टीम का एतमाद जो है उस वक्त मजबूत हुआ जब उन्होंने आखिरकार सेमीफाइनल में अपनी जगह बना ली। हम्बल सराउंडिंग्स, सिंपल एंड पुअर कंडीशंस, के सीधे सादे माहौल से आना, गरीबी के माहौल से आना। पहला सेंटेंस, डॉक्टर अब्दुल कलाम केम फ्रॉम हम्बल सराउंडिंग्स ऑफ अ स्मॉल विलेज इन तमिलनाडु, के डॉक्टर अब्दुल कलाम जो थे तमिलनाडु के एक छोटे से गांव के शाइस्ता माहौल से आए थे, यानी सीधे सादे माहौल से आए थे। Second, people who come from humble surroundings always appreciate the value of hard work and determination, कि जो लोग इस तरीके के सीधे सादे या गरीबी के माहौल से आते हैं हमेशा मेहनत और अज़म की कदर करते हैं। Find antonyms of the following words from the text, तो एंटोनिम का मतलब होता है opposite words, तो इसी तरह जैसे सिनोनिम होता है, सिनोनिम का मतलब होता है सेम मीनिंग वाले अलग वर्ड्स, तो एंटोनिम का मतलब होता है ऑपोजिट वर्ड्स। एरोगेंट, एरोगेंट का क्या मतलब है कि मगरूर इंसान, घमंडी इंसान, तो इसका जो ऑपोजिट वर्ड है वो है हम्बल। सेकंड, फाइनली यानी आखिरकार, तो इसका ऑपोजिट है इनिशियली यानी शुरुआत में। डिसक्वालीफाई, डिसक्वालीफाई होना यानी किसी भी चीज़ के लिए नाकाबिल साबित होना, नाअहल, एंड क्वालिफाई उसका ऑपोजिट होगा। फोर्थ, डिफिडेंट, डिफिडेंट यानी हारा हुआ और उसका ऑपोजिट है कॉन्फिडेंट, यानी पूरे एतमाद के साथ, उसमें पूरा जो है खुद पर यकीन है। इमेजिन दैट यू आर कैप्टन ऑफ योर टीम, तस्वुर कीजिए कि आप आपके टीम के कैप्टन हैं। अ फेमस क्रिकेटर इज़ गोइंग टू विजिट योर स्कूल, एक मशहूर क्रिकेटर आपके स्कूल का दौरा करने वाले हैं। You are assigned the task to conduct an interview of that famous cricketer, और आपको ये टास्क दिया गया है, आपको ये जिम्मेदारी दी गई है कि आपको उस फेमस क्रिकेटर का इंटरव्यू लेना है। Frame a set of 10 questions that you will ask the cricketer, तो 10 क्वेश्चंस, 10 सवालों का आप सेट बनाइए जो आप उस क्रिकेटर से पूछेंगे। टेक हेल्प ऑफ द पॉइंट्स गिवन बिलो, तो आपको यहाँ पर कुछ पॉइंट्स दिए गए हैं, उनकी मदद से आप क्वेश्चंस को बना सकते हैं। तो वो पॉइंट्स क्या हैं? अर्ली लाइफ, अर्ली लाइफ यानी इब्तदाई ज़िंदगी, कि उनकी ज़िंदगी की शुरुआत में उन्होंने उनकी ज़िंदगी कैसे जी, और ये जो स्पोर्ट्स था उसका क्या हिस्सा था उनकी अर्ली लाइफ में। इंटरेस्ट इन दिस फील्ड, कि इस खेल में उनकी दिलचस्पी कैसे पैदा हुई। इंस्पिरेशन, इस खेल की तरफ उनका रुझान कैसे हुआ। कोचिंग एंड गाइडेंस, तो उन्हें कोचिंग किसने दी, उनकी रहबराई किसने की। अचीवमेंट और रिकॉर्ड्स, उन्होंने कौन सी कामयाबी हासिल की, क्या रिकॉर्ड्स बनाए उन्होंने, उन्हें क्या अवार्ड्स मिले। फ्यूचर प्लान्स, तो उनके मुस्तकबिल के क्या मंसूबे हैं, आगे की उनकी क्या तैयारियां हैं। एडवाइस टू यंगस्टर्स, कि नौजवान जो हैं उनके लिए उनके पास क्या मशवरा है। तो हमारे क्वेश्चंस हम देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, वॉज क्रिकेट योर चाइल्डहुड पैशन एंड योर फर्स्ट चॉइस, तो अर्ली लाइफ से रिलेटेड हम पूछ रहे हैं कि क्रिकेट आपके बचपन का जुनून था या आपकी पहली पसंद थी। सेकेंड, हाउ डिड यू प्रिपेयर योर सेल्फ टू बिकम अ प्रोफेशनल क्रिकेटर, कि आपने खुद को एक पेशावर क्रिकेटर बनाने के लिए किस तरह तैयारी की। हु वॉज योर आइडल ग्रोइंग अप इन द वर्ल्ड ऑफ क्रिकेट, कि क्रिकेट की दुनिया में ऐसा कौन सा क्रिकेटर था जिसे आप आइडल मानते थे। आइडल मानते थे यानी
जैसे उसे देखकर, उसे एक मिसाल के तौर पर देखकर आप उसकी तरह बनना चाहते थे। डू यू हैव इंटरेस्ट इन एनी अदर स्पोर्ट्स अदर दैन क्रिकेट? क्रिकेट के अलावा क्या आपको किसी और खेल में दिलचस्पी है? हु इज़ द गाइड और कोच हु प्लेड मेजर रोल इन शेपिंग योर क्रिकेट करियर? तो आपके क्रिकेट करियर को बेहतरीन शक्ल देने में आपके रहबरा या कोच कौन थे? विच इज़ योर मोस्ट मेमोरेबल क्रिकेट मैच? आपकी सबसे यादगार क्रिकेट मैच कौन सी थी? वॉट पर्सनल अचीवमेंट्स डू यू विश टू हैव इन योर क्रिकेट करियर? आपके क्रिकेट करियर में आप कौन सी ज़ाती कामयाबी हासिल करने के ख्वाहिशमंद हो? डू यू विश टू लीड द टीम एज अ कैप्टन समडे? कि क्या किसी दिन आपको कैप्टन बनने की ख्वाहिश है? What are your future plans once you are retired from cricket? क्रिकेट से रिटायर होने के बाद आपके मुस्तकबिल के क्या मंसूबे हैं, क्या प्लान्स हैं, आप क्या करना चाहेंगे? What advice would you give young aspiring cricketers who look up to you as an inspiration? आप उन नौजवान क्रिकेटर्स को क्या मशवरा देना चाहेंगे जो आपसे मुतासिर हैं, जो आपसे इंस्पायर्ड हैं? Write a short paragraph describing the life and work of Mary Kom. Take help of the points given below. मेरी कॉम की ज़िंदगी और उनके काम को बयान करने वाला एक छोटा सा पैराग्राफ लिखिए नीचे दिए गए पॉइंट्स की मदद से। तो पहला पॉइंट है अर्ली लाइफ, यानी उनकी इब्तदाई ज़िंदगी, उनकी ज़िंदगी की शुरुआत में उनकी ज़िंदगी की शुरुआत जो है बचपन वगैरह उसके बारे में कुछ लिखिए। ट्रेनिंग कि उन्होंने किस तरह से ट्रेनिंग हासिल की, अचीवमेंट्स उन्हें क्या कामयाबियाँ हासिल हुई, फ्यूचर प्लान्स कि उनके मुस्तकबिल के क्या प्लान्स हैं। अब जो हमें पॉइंट्स दिए गए थे उनकी मदद से हमने ये पैराग्राफ बनाया है। तो जैसे इस हिस्से में उनकी अर्ली लाइफ के बारे में, उनकी जो बचपन है उसके बारे में, शुरुआती ज़िंदगी के बारे में। यहाँ पर जो सेकेंड पॉइंट है उसमें हमने जो बॉक्सिंग में उनका इंटरेस्ट है, बॉक्सिंग में उन्होंने एंट्री कैसे ली, किस चीज़ से मुतासिर हुई, ट्रेनिंग वगैरह कैसे ली, इसके बारे में डिस्कस किया है। फिर जो ये तीसरा हिस्सा है इसमें उनके अवार्ड्स, उन्होंने कौन से कॉम्पिटिशन्स जीते वगैरह वगैरह, और लास्ट में कि वो फ्यूचर में क्या करना चाहती हैं, आगे क्या करना चाहती हैं। पैराग्राफ शुरू करते हैं। मेरी कॉम वॉज बॉर्न इन टू हम्बल सराउंडिंग्स इन कांगथाई विलेज इन द स्टेट ऑफ मणिपुर। तो मेरी कॉम जो है काफ़ी सीधे साधे माहौल से आती हैं। मणिपुर में कांगथाई नाम का जो गांव है वहाँ वो पैदा हुई थी। बोथ हर पेरेंट्स वर टेनेंट फार्मर्स हु वर्कड इन झूम फील्ड्स। उनकी पेरेंट्स जो है वो टेनेंट फार्मर्स थे जो झूम फील्ड में काम करते थे। टेनेंट फार्मर क्या होते हैं, झूम फील्ड क्या होती है, ये मैंने मेरी कॉम की जो लेसन एक्सप्लेनेशन का वीडियो है उसमें काफ़ी डिटेल में समझाया है। ड्यू टू दियर फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट्स मेरी कॉम्स अर्ली लाइफ वॉज स्पेंट मेनली हेल्पिंग हर पेरेंट्स विद फार्म रिलेटेड चोर्स। तो उन्हें पैसों की तंगी थी, इसलिए मेरी कॉम जो है अपने वालदेन की, अपने पेरेंट्स की फार्म रिलेटेड चोर्स यानी जो खेती से रिलेटेड काम होते थे उनमें मदद करती थी। Although she attended school and initially practiced athletics, she took up boxing after being inspired by Dinko Singh. तो वो स्कूल जाया करती थी और पहले स्कूल में वो एथलेटिक्स की प्रैक्टिस करती थी, लेकिन उसके बाद उन्होंने जो है डिंको सिंह की जीत को देखने के बाद उन्होंने बॉक्सिंग को एज अ करियर चूज़ करने की सोची। She trained rigorously and started her boxing career in 2000, winning the Manipur State Women's Boxing Championship. तो उन्होंने बहुत मेहनत की, बॉक्सिंग के लिए ट्रेनिंग की और उनकी करियर की शुरुआत हुई थी साल 2000 में जब उन्होंने मणिपुर स्टेट विमेंस बॉक्सिंग चैम्पियनशिप जीती थी। She went on to have an illustrious career, becoming the world boxing champion 5 times. तो उनका जो करियर है वो बहुत शानदार रहा और वर्ल्ड बॉक्सिंग चैम्पियनशिप उन्होंने 5 बार जीती। Mary Kom also earned a bronze medal for India in the 2012 Olympics. तो 2012 के ओलंपिक्स में उन्होंने ब्रॉन्ज मेडल जीता था, मेकिंग हर द फर्स्ट इंडियन वुमेन बॉक्सर टू अचीव दिस फीट। तो ऐसा करने वाली वो पहली इंडियन बॉक्सर खातून थी। होल्डिंग द रिकॉर्ड फॉर विनिंग अ मेडल in each of the 6 World Boxing Championships,
मेरी कॉम इज़ राइटली सीन एज अ लेजेंड ऑफ इंडियन स्पोर्ट्स। तो उन्होंने 6 जो है वर्ल्ड बॉक्सिंग चैम्पियनशिप्स में मेडल्स जीते हैं और इस तरीके के रिकॉर्ड्स हासिल किए हैं। तो इससे उन्हें एक बॉक्सिंग का लेजेंड कहलाना या इंडियन स्पोर्ट्स का लेजेंड कहलाना, लेजेंड यानी जो अपने खेल का या अपने एरिया का जो माहिर होता है वो कहलाना सही है। In the future, she aims to contribute to the development of women's boxing in India, whether through coaching or other means. तो आगे चलकर वो ये चाहती हैं कि औरतों की बॉक्सिंग के लिए वो इंडिया में किसी तरह कंट्रीब्यूशन करे, चाहे वो कोचिंग से हो या किसी और तरीके से। What men can do, women can do better. जो मर्द कर सकते हैं औरतें उससे बेहतर कर सकती हैं। तो ये जो है इस टॉपिक पर आपकी क्लास में आपको 2 ग्रुप्स बनाने हैं। एक ग्रुप इस टॉपिक के हक में बात करेगा और दूसरा इसके खिलाफ। तो आपको कुछ पॉइंट्स नोट डाउन करने हैं और उन पॉइंट्स के बेसिस पे आपको आपके पैराग्राफ तैयार करने हैं। तो ये हमने यहाँ पर सैम्पल के लिए दिया है। तो एक है जो हक में बात कर रहा है, वुमेन पावर, इसका हमने टाइटल दिया है, और दूसरा है द जर्नी टुवर्ड्स जेंडर इक्वालिटी। यहाँ पर हम इसके खिलाफ नहीं बात कर रहे हैं, लेकिन ये कहने की कोशिश कर रहे हैं कि दोनों जो जेंडर्स हैं, मेल और फीमेल, दोनों ही ज़रूरी हैं। तो वुमेन पावर अगर आप इस टॉपिक के हक में बात करते हैं तो आप क्या कहेंगे, कौन से पॉइंट्स का इस्तेमाल कर सकते हैं? वेमेन प्ले मैनी रोल्स इन सोसाइटी, कि औरतें जो है सोसाइटी में, माशरे में, समाज में बहुत सारे रोल्स निभाती हैं, किरदार निभाती हैं। क्विक लर्नर्स एंड अडेप्टिव इन नेचर, कि बहुत जल्दी चीज़ें सीखती हैं और किसी भी तरीके का सिचुएशन हो, हालात हो, वो उसमें ढल जाती हैं। विमेन आर जनरली काम एंड कंपोज्ड, की जो औरतें होती हैं उनका नेचर जो होता है पुरसुकून नेचर होता है, शांत नेचर होता है। एक्सपर्ट्स इन मल्टीटास्किंग, और बहुत सारे अलग अलग काम एक साथ एक टाइम पे करने की उनमें खासियत होती है। और जो दूसरा टॉपिक है वो है द जर्नी टुवर्ड्स जनरल इक्वालिटी। तो यहाँ पर कुछ पॉइंट्स हमने लिखे हैं, जैसे हिस्ट्री बिहाइंड इनइक्वालिटी, कि हमारे समाज में ये इनइक्वालिटी क्यों है। स्ट्रगल टू रिड्यूस द गैप, तो पहले तो हम ये देखेंगे कि हमारे समाज में ये डिफरेंस क्यों है औरतों और मर्दों के बीच में, और फिर किस तरीके से काफ़ी लोगों ने कोशिश की है कि इस चीज़ को मिटाया जाए, और आज हम समाज में क्या बदलाव देखते हैं कि जो मर्द हैं वो किस टाइप के रोल्स निभा रहे हैं, उनमें क्या बदलाव आया है। और एक्सेप्टेंस एंड अप्रिसिएशन फॉर ईच अदर, कि एक दूसरे की अच्छाइयों को एक्सेप्ट करना, एक दूसरे के रोल को एक्सेप्ट करना और उन्हें सराहना। In the past, men were mostly in charge and there were strict rules about what men and women could do, irrespective of their capabilities or desires. पुराने ज़माने में ज़्यादातर हर काम के लिए जो मर्द है वो इंचार्ज होते थे, उनकी जिम्मेदारी होती थी, और जो रोल्स होते थे समाज में कि औरतों को क्या करना है और मर्दों को क्या करना है, वो एक फिक्स्ड तरीके से किया जाता था। चाहे उनमें वो कैपेबिलिटी यानी वो काबिलियत है या नहीं है, चाहे उनका दिल उस चीज़ को करने के लिए है या नहीं है। Men dealt with outside stuff like wars and power, while women took care of things at home. पुराने ज़माने में ज़्यादातर जो है वॉर का एटमॉस्फेयर होता था, लोग जंगें लड़ा करते थे, और जो सोसाइटी है वो कुछ ज़्यादा ठीक नहीं थी, तो बाहर का जो काम है वो मर्द संभाला करते थे और औरतें जो है वो घर का काम किया करती थीं। Even in advanced places like the United States, women couldn't work or vote until the early 1900s. जो advanced countries यानी जो मॉडर्न मुल्क हम जिन्हें मानते हैं, उनमें भी 20वीं सदी तक जो है औरतों को वोट देने का हक नहीं था, बाहर काम करने का हक नहीं था। जैसे मिसाल के तौर पे आपको एक कहती हूँ कि जो राइटर्स होते थे, जो किताब लिखते थे, तो औरतों को किताब भी लिखने का हक नहीं था। बहुत सारी जो फेमस विमेन राइटर हैं वो मर्दों के नाम से किताबें लिखा करती थीं। Over time, the world became more civilized, offering increased opportunities for women. वक्त गुजरते समाज मुहस्सिब होता गया,
सभ्य होता गया और औरतों को और मौके मिलने लगे। In India, social reformers like Raja Ram Mohan Roy, Jyotiba Phule, and others tirelessly advocated for women's right. और इंडिया में जो है सोशल रिफॉर्मर्स, जो समाज सुधारक या समाज की इस्लाह करने वाले जो लोग हैं, वो जैसे राजा राम मोहन रॉय, ज्योतिबा फुले, इन्होंने बहुत मेहनत की है औरतों के हुकूक के लिए, उनको उनके राइट्स दिलाने के लिए। They recognized the importance of equal participation from both genders for a well functioning society. तो इन्हें इस बात का इम्पोर्टेंस था, इन्हें इस बात की अहमियत थी कि एक समाज को ठीक तरीके से चलने के लिए जो है दोनों की ज़रूरत है, मर्दों की और औरतों की, उन दोनों को उसमें हिस्सा लेने की ज़रूरत है। Initially, women were limited to specific fields like teaching and medicine. तो जब औरतों ने काम करना शुरू किया तो ज़्यादातर जो है लोग ये चाहते थे कि औरतें टीचिंग या मेडिसिन यानी डॉक्टर बने, टीचर्स बने, इस तरीके के रोल्स वो निभाती थीं। हाउएवर मॉडर्न वेमेन एक्सेल इन डाइवर्स फील्ड्स, लेकिन मॉडर्न जो औरतें हैं वो बहुत सारी फील्ड्स में काम करती हैं। साइमल्टेनियसली मेंस रोल्स हैव इवॉल्व्ड with increased involvement in household chores and child care, going beyond traditional roles. तो हमने जैसे देखा कि औरतों का जो रोल है वो बदल गया है, वो काफ़ी चीज़ों में काम करती हैं। इसी तरह जो मर्द हैं वो भी काफ़ी चेंज हो चुके हैं, वो भी अब घर के चीज़ों में काम में हाथ बटाते हैं, बच्चों की देखभाल करते हैं। In global cities, husbands and wives collaborate in jobs, जॉइंटली केयरिंग फॉर देयर फैमिलीज़। जैसे शहरों में ज़्यादातर आप देख सकते हैं कि जो हस्बैंड वाइफ होते हैं वो दोनों काम करते हैं और घर को भी संभालते हैं। Men and women both encounter various societal challenges and it's not fair to claim one is better than the other. मर्द और औरत दोनों को सोसाइटी से, समाज से अलग अलग किस्म के चैलेंजेस को फेस करना होता है, तो ये कहना सही नहीं है कि एक दूसरे से बेहतर है। The key is appreciating each other's hard work and offering emotional support. तो मेन चीज़ ये है कि एक दूसरे के काम की इज़्ज़त करनी चाहिए और सपोर्ट करना चाहिए। जैसे पुराने ज़माने में खासकर औरतें जो घर संभाला करती थीं, जो हाउसवाइफ होती है, उसे ज़्यादा इम्पोर्टेंस नहीं दी जाती थी। हालांकि वो एक बहुत इम्पोर्टेंट रोल है, क्योंकि जो बच्चे हैं वो फ्यूचर हैं हमारे कंट्री के, हमारे इस दुनिया के, और पूरा घर संभालना ये एक बहुत मुश्किल काम होता है। सुबह से शाम तक जो है औरतें काम करती हैं, लेकिन लोग इसकी इम्पोर्टेंस नहीं समझते हैं, तो ये चीज़ गलत है। तो जो रोल जिसका है उसकी इज़्ज़त करना ये बहुत ज़रूरी है। बीइंग रिस्पेक्टफुल टू एवरीवन्स एफर्ट्स हेल्प्स ह्यूमैनिटी ग्रो। तो एक दूसरे की इज़्ज़त करने से जो है हम इंसानियत की इज़्ज़त करते हैं, उसे बढ़ाते हैं। It's important to value the different roles people play instead of comparing men and women. तो इसलिए हमें जो है एक दूसरे की साथ कंपैरिजन नहीं करनी चाहिए कि मर्द बेहतर है या औरत बेहतर है, लेकिन एक दूसरे का जो रोल है, जो समाज में किरदार है, उसकी अहमियत को समझना चाहिए। लैंग्वेज स्टडी। अंडरलाइन द सबऑर्डिनेट क्लॉजेस एंड स्टेट देयर काइंड। इस एक्सरसाइज को कंप्लीट करने से पहले मैं चाहूँगी कि आप ये जो हमारा वीडियो है मेन एंड सबऑर्डिनेट क्लॉज का, इसे आप देखिए। इसमें बहुत सारे एग्जाम्पल्स भी दिए गए हैं और काफ़ी अच्छे से समझाया है कि इस चीज़ को कैसे सॉल्व किया जाए। फर्स्ट सेंटेंस, इनफ हैज़ बीन सेड अबाउट दिस ग्रेट वॉरियर हु कॉन्कर्ड द वर्ल्ड। इसका जवाब है सबऑर्डिनेट एडजेक्टिव क्लॉज। तो यहाँ पर देखिए ये वाला जो पार्ट है ये मेन क्लॉज है और यहाँ से जो है हमारा सबऑर्डिनेट क्लॉज या डिपेंडेंट क्लॉज स्टार्ट होता है। यहाँ पर हु जो है ये हमारा सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है। द मेल बॉक्सर्स काइंडली प्रैक्टिस्ड विथ मी
whenever I required them. तो यहाँ पर देखिए whenever जो है ये subordinating conjunction है, यहाँ से हमारा subordinate clause स्टार्ट होता है और ये adverb clause है. when, whenever यानी time, तो time कौन बताता है? adverb. तो ये adverb clause है. I think that more people should take up sports as a full time career. तो यहाँ पर देखिए I think ये मेन क्लॉज है कि मैं ऐसा सोचती हूँ. एंड that more people are, तो that जो है ये जो नाउन क्लॉज है और एडजेक्टिव क्लॉज है दोनों में इसका इस्तेमाल होता है. लेकिन यहाँ पर ये जो है, ये जो हमारा क्लॉज है ये एक नाउन क्लॉज की तरह इस्तेमाल हो रहा है, क्योंकि यहाँ पर आई थिंक कि मैं सोचती हूँ, तो मैं क्या सोचती हूँ ये दिया गया है कि यहाँ पर मोर पीपल के बारे में हम सोच रहे हैं, तो ये नाउन जो है उस तरीके से यूज़ हो रहा है. डू यू थिंक न्यूट्रिशन इज़ अ नेग्लेक्टेड एरिया इन इंडियन स्पोर्ट्स? ये भी एक सबॉर्डिनेट नाउन क्लॉज है. तो यहाँ पर देखिए कि न्यूट्रिशन ये एक नाउन है और यहाँ से जो है हमारा सबॉर्डिनेट स्टार्ट होता है. अगर आप ये यहाँ पर आप सोचेंगे कि सबॉर्डिनेटिंग कंजंक्शन नहीं है, क्योंकि अक्सर जो है हम सबॉर्डिनेटिंग कंजंक्शन की मदद से जो है सबॉर्डिनेट क्लॉज को ढूंढते हैं. तो यहाँ पर आप ये सोच सकते हैं कि जो वर्ड दैट है वो यहाँ पर हिडन है. जैसे डू यू थिंक दैट न्यूट्रिशन इज़ अ नेग्लेक्टेड एरिया इन इंडियन स्पोर्ट्स? तो यहाँ पर दैट की ज़रूरत नहीं है, इसलिए नहीं लिखा गया है. दैट्स द बेस्ट थिंग दैट हैज़ हैपन टू मी. तो यहाँ पर देखिए ये एडजेक्टिव क्लॉज की तरह यूज़ हो रहा है. तो दैट है लेकिन एडजेक्टिव क्लॉज है, क्योंकि यहाँ पर ये जो है एडजेक्टिव की तरह यूज़ हो रहा है मेन क्लॉज के लिए, क्योंकि यहाँ पर वो चीज़ क्या है वो यहाँ पर ऑलरेडी बयान कर दी गई है. और एडजेक्टिव का क्या काम होता है कि जो नाउन है उसके बारे में ज़्यादा जानकारी देना. तो चीज़ यहाँ पहले से पता है, अब ये सेंटेंस आपको उसके बारे में ज़्यादा जानकारी दे रहा है, इसलिए इसे हम सबॉर्डिनेट एडजेक्टिव क्लॉज कहेंगे. इंडिया मैनेज्ड जस्ट 6 मेडल्स इन 2012 ओलंपिक्स इवन दो वी आर अ नेशन ऑफ 1.3 बिलियन पीपल. तो इवन जो ये वर्ड है, इवन दो, ये एडवर्ब्स हैं, तो ये हमारा सबॉर्डिनेट एडवर्ब क्लॉज है. जो एडवर्ब क्लॉज होते हैं वो बहुत आसान होते हैं ढूंढने के लिए, क्योंकि एडवर्ब्स बहुत क्लियर होते हैं, इनकी लिस्ट बहुत क्लियर होती है. पिक आउट फ्रॉम द टेक्स्ट द वर्ब फॉर्म्स ऑफ. वर्ब फॉर्म जो हमारे टेक्स्ट में जो लिखे गए हैं इन वर्ड्स के लिए वो ढूंढने हैं. सबसे पहला वर्ड है क्वालिफिकेशन. इसका जो वर्ब फॉर्म है वो क्या है? क्वालिफाई. नेग्लिजेंस, निग्लेक्ट. कंपनी, अकंपनी. डिसीशंस, डिसाइड. प्रैक्टिस, प्रैक्टिस. यहाँ पर ये नोट करिए बच्चों कि देखिए जब ये वर्ब फॉर्म में आता है तो सी के बजाय यहाँ पर हम एस लिख रहे हैं. पिक आउट द नाउन फॉर्म्स ऑफ. तो अब नाउन फॉर्म में हमें कन्वर्ट करना है. रिप्रेजेंट, representative. Change, change. This is same. Prepare, preparation. Achieve, achievement. Aware, awareness. Succeed, success. Pick out the adjective forms of favor, favorable या favorite. Proportion, proportionate. Finance, financial. Nutrition, nutritional. Female, feminine. Addition, additional. Thank you for watching this video. मुझे उम्मीद है कि आपको इस वीडियो से कुछ मदद मिली होगी. अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ इसे लाइक करिए, अपने फ्रेंड्स के साथ इसे शेयर करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए.